नीम का पेड़। नीम का पेड़ राही मासूम रजा का अंतिम प्रकाशित उपन्यास है, जो उनकी मृत्यु के बाद 2003 में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। सर्वप्रथम इस उपन्यास को धारावाहिक के रूप में लिखा गया। इस उपन्यास में 1946 यानी कि 1946 से लेकर 1979 यानी कि 1979 तक के कालखंड का वर्णन है। 19th सेंचुरी 90 के दशक का यह सबसे प्रचलित धारावाहिक है। इसका प्रसारण लगभग 25 मिनट होता रहा। राही मासूम रजा इस धारावाहिक के 58 एपिसोड ही लिख पाए थे और 15 मार्च 1992 को उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि 15 मार्च 1992 को उनकी डेथ हो गई। इसके बाकी के एपिसोड विलास जाफरी ने लिखे थे। इस धारावाहिक में बुदई की भूमिका पंकज कपूर ने निभाई थी, जिसके कारण इसकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता और बुदई को सिर्फ पंकज कपूर ही उस पात्र को जीवंत कर पाए। नीम का पेड़ दूरदर्शन के इतिहास में एक प्रसिद्ध धारावाहिक है, जो 90 के दशक की यादों को ताजा कर देता है। नीम के पेड़ की भूमिका में राही मासूम रजा लिखते हैं, मैं अपनी तरफ से इस कहानी में कहानी भी नहीं जोड़ सकता था, इसलिए इस कहानी में आपको हदें भी दिखाई देंगे, सपने दिखाई देंगे तो उनका टूटना भी, और इन सब के पीछे दिखाई देगी सियासत की काली शाह दीवार। हिंदुस्तान की आजादी को जिसने निगल लिया, जिसने राज को कभी भी स्वराज नहीं होने दिया, जिसे हम रोज झंडे और पहिए के पीछे ढूंढते रहे कि आखिर उसका निशान कहाँ है। नीम के पेड़ उपन्यास मदरसा खुर्द और लक्ष्मणपुर कला गांव की कहानी है। अली जामिन खां और मुस्लिम मियाँ दोनों खालाजाद भाई है। एक के पास मदरसा खुर्द की जागीरी है तो दूसरे के पास लक्ष्मणपुर कला गांव की। बुदई अर्थात बुधिराम अली जामिन खां जमींदार के यहाँ बदवा मजदूरी करता है, परंतु इस कहानी का वक्ता तो नीम का पेड़ है, जिसने इन दोनों गांवों की सच्चाई को अपनी आंखों से देखा। बुदई की पत्नी दुखिया ने जिस दिन सुखई को जन्म दिया, उसी दिन 8 जुलाई 1946 यानी कि 8 जुलाई 1946 को बुदई ने इस नीम के पेड़ को लगाया। बुदई के बेटे और नीम के पेड़ की उम्र एक ही है। पेड़ लगाते समय बुदई ने एक सपना देखा था कि जिस प्रकार पेड़ की छाया पर तंत्र नहीं है, यानी कि गुलाम नहीं है, ठीक उसी प्रकार सुखई भी गुलाम नहीं होगा, परतंत्र नहीं होगा। आजादी के बाद जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी और गांव में विद्यालय खुलेगा, उसका सुखई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। उपन्यास में विभाजन के पहले की जमींदारी प्रथा, बंधुआ मजदूरी तथा विभाजन के बाद की राजनीति, भ्रष्ट प्रजातंत्र, पदलोलुपता, अवसरवादी नौकरशाही का वर्णन किया गया है। जामिन मियाँ को मुस्लिम मियाँ के खालाजाद भाई होते हुए भी दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। दोनों के पास अलग अलग गांव की जागीरी होती है, परंतु कुछ जमीन विवाद को लेकर दोनों भाइयों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। जामिन खां के शागिर्द लाला रूपनारायण कहते हैं, राम बहादुर यादव गांव वालों को जमींदारों के खिलाफ भड़काता है, उसका प्रभाव बढ़ने लगा है। जामिन खां मुस्लिम मियाँ को एक खत लिखवाते हैं बुदई के हाथ, जिसे राम बहादुर यादव को समाज से निष्कासित करने की बात करते हैं। मुस्लिम मियाँ को यह बात संतोषजनक नहीं लगती। वे बुदई से कहते हैं, जा अपने मियाँ से कह देना कि उसे खत का जवाब अदालती सब्जजी से मिलेगा। राम बहादुर यादव कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है। जामिन खां बजरंगी को राम बहादुर को मरवाने भेजवाते हैं। राम बहादुर मारा जाता है और मुस्लिम मियाँ जामिन मियाँ के खिलाफ केस कर देते हैं। बुदई जामिन मियाँ का गवाह होता है। वह अपना रटा रटाया बयान जज साहब को बोलता है, ये तो दिन की बात न है मालिक, रात काफी हो चुकी, हम शोर सुन के उधर लपके जात रहे, इनकी का देखा कि बोलन कि अरे ओहरा कहाँ जा रहे हो रे बुदैया, उधर तो लाठी चालत है। बुदई के बयान से जामिन मियाँ पुलिस केस से आजाद हो जाते हैं। इसके बाद जामिन खां ने सोचा पाकिस्तान बन जाएगा और मामला रफा दफा हो जाएगा, परंतु मुस्लिम मियाँ पाकिस्तान नहीं गए, वह लखनऊ चले गए। वहां डिप्टी
मिनिस्टर हो गए। मुस्लिम मियाँ राजनीति का हर दांव पेच जानते थे। पहले तो उन्होंने जिन्ना की तस्वीर लगा रखी थी, पर डिप्टी मिनिस्टर बनने के बाद वह नेहरूवादी हो गए और उन्होंने राम बहादुर यादव का केस वापस खुलवाया। सभी गवाहों ने अपने बयान बदल दिए। बस एक बुदई के बयान पर जामिन मियाँ को भरोसा था, परंतु अब मिनिस्टर साहब के लात घूसों ने उसे समझा दिया कि बयान उसी का याद रखो जिसके गुलाम रहो, सलामती इसी में रहती है। इस तरह बुदई ने भी बयान बदल दिया और जामिन मियाँ को आजीवन कारावास हो गया। हिंदुस्तान आजाद हो गया और स्वराज की कल्पना बुदई को सच होने लगी। एक दिन सरकारी पटवारी आया और उसने नाप कर कहा कि जहां तक नीम के पेड़ की छाया जाती है वहां तक जमीन बुद्धि राम की होगी। जमींदारी प्रथा समाप्त हो जाती है। गांव में स्कूल खोला गया जिसका नाम अली मोहसिन मेमोरियल नेशनल स्कूल था। यहाँ मैंने नीम के पेड़ ने एक जमींदार को खाक में मिलते देखा और यहीं मैंने खाक पत्तियों को शिखर पर चढ़ते देखा। बस नहीं बदला तो नफरतों का सिलसिला। सुखीराम पढ़ लिख कर लोकसभा में एमपी बन जाता है और जामिन मियाँ का बेटा सामीन राम के यहाँ बेगार हो जाता है। सुखीराम पदलोलुप और अवसरवादी नेता होता है। वो लालच के लिए झूठ को भी सत्य का चोंगा पहना देता है। यही बात सामिन को अच्छी नहीं लगती और वो सुखीराम का साथ छोड़ देता है। सुखीराम चरित्रहीन और आदर्शहीन पुत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जब यह बात बुदई को पता चलती है तो वह कहता है, सब कुछ मिल गवा, इज्जत ऐसी कि न जाने कौन कौन पांव छुअत है, और बेटे का सुख। बुदई का पूरा जीवन विसंगतियों से भरा रहा। वह अपने बेटे को ईमानदार पढ़ा लिखा आदमी बनाना चाहता था। उसके विपरीत सुखीराम भ्रष्ट राजनीतिक बन जाता है। बुदई कहता है, वारे मोर एमपी जी सरकार से कही के प्यार और इज्जत के लिए राशन की दुकान काहे नहीं खुलवा देते है। सुखीराम तुम्हारा नाम जिंदा रखो की खातिर हमको कितनी बार मरना पड़ा है। बुदई के त्याग बलिदान और ईमानदारी को सुखीराम नहीं समझ पाता है। वो चरित्रहीन हो जाता है। शारदा के होते हुए सुखीराम शहर में कमलिनी से प्रेम का नाटक करता है, जिससे कमलिनी मदरसा खुर्द आ जाती है। सुखीराम बजरंगी द्वारा उसकी हत्या करवा देता है। सुखीराम अपने पद की गरिमा बचाने के लिए सभी सीमाएं पार कर देता है। जब सुखीराम का भ्रष्ट चेहरा बुदीराम के सामने आता है तो वो कहता है, कितनी बार ताजिया के सामने इमाम हुसैन से तुमका बड़ा आदमी बनाने के लिए दुआ मांगी है, परंतु सुखीराम के घमंड में अंधा हो जाता है। वह कहता है, अगर आपको मेरी मेहनत की कमाई हराम की लगती है तो अब तक आपने जो खाया है उसे उलट दीजिए, हलक में उंगली डालकर उलट कर दीजिए। बुदीराम का ऐसा टका सा जवाब सुनकर बुदई को लगता है सुखीराम का ऐसा टका सा जवाब सुनकर बुदई को लगता है कि उसका जीवन निरर्थक है। आखिर उसने सुखीराम की परवरिश में ऐसी क्या कमी रखी है जिससे उसे यह दिन देखना पड़ रहा है। वह कहता है, हमारा ईश्वर पैदा यही दिन के लिए किए न कि हम डांट और गाली खाए। कब वो मियाँ लोगन की, कब वो अपने हाथों से हमारे नसीब में सुखी न ले अपने बेटे का और नहीं अपने हाथों से लगाए नीम के पेड़ का। सामिन राम बहादुर के बेटे राम खिलावन के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है। राम खिलावन एमपी बन जाता है और सामिन एमएलए बन जाता है। सामिन जानता था कि शासन और सत्ता का असली मतलब क्या होता है। उसने खद्दर पहना था तो जानता था इसके पीछे कुर्बानियों का एक लंबा इतिहास रहा है। वो यह भी जानता था कि ये सारे पद जनता की सेवा के लिए होते हैं और उनकी दुआओं से बड़ा ईमान इसके लिए कुछ नहीं होता। सुखीराम को उसके सुख का साम्राज्य ढलते हुए नजर आता है और वह सब कुछ बेचकर दिल्ली चला जाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है सियासत को क्या है कि जैसे दिन बनते हैं वैसे बिगड़ते भी है। इसी ईर्ष्या में आकर सुखीराम एक दिन सामिन को गोली मार देता है, परंतु गोली लगने से सामिन सिर्फ घायल होता है। जब यह बात बुदई को पता चलती है तो बहुत दुखी होता है। उसको अपने बेटे पर विश्वास नहीं होता कि वह इस सीमा तक गिर सकता है। सामिन ने बुदई को कहा, सुखी न होते तो बाबा जेल में थे तो हम लोग भूखे मर जाते। उन्होंने हमारे घर का जेवर बर्तन कपड़ा खरीदा, अपने साथ रखा। बुदई का सपनों का महल सूखी रेत की भांति बिखर गया था। उसको अपनी परवरिश पर विश्वास नहीं हुआ। सुखीराम अपना घर बेचना चाहता था और सभी झंझटों से दूर दिल्ली चला जाना चाहता था, परंतु घर बुदई के नाम पर था। वो बुदई से बोला, घर बेच देते हैं? तो बुदई ने कहा, अब तो ये आहोते हमारे नाम है,
तुम हमारी झोपड़ी उजाड़े हो। हमारी झोपड़ी जो माँ छत नाही रही, मुदा शांति रही। हमारा शांति उजाड़े हो। हम नहीं आहता तुमको देव, न बेचन देव। हमार जो जी चाहे कर। इसके पश्चात झूठ का सहारा लेता है और झूठे अंगूठे के निशान लगाकर घर के कागजात मुस्लिम मियाँ को सामिन मियाँ बेच देता है, सुखीराम बेच देता है, सॉरी। मुस्लिम मियाँ अब एमएलए का चुनाव सामिन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यह रणनीति अपनाई। अंत में मुस्लिम मियाँ बुधई के मकान को अपना बताकर पुलिस के साथ घर खाली करवा आते हैं और बुधई कुल्हाड़ी लेकर सुखीराम को मार देता है। कोर्ट में जवाब देता है, हम तो ये जानत है कि सुखीराम तो हमारा बिटवा रहे न लोकसभा के मेंबर, वो तो बस ये देश के बासिंदे रहे, नागरिक रहे। बुधई का पूरा जीवन विसंगतियों से भरा रहा। वह न तो सुखीराम को अच्छा आदमी बना पाया, न ही नीम के पेड़ की छांव में सुकून के 2 पल जी पाया। सुखी भ्रष्ट पदलोलुप दोगली मानसिकता वाला नेता ही रहा। अंत में सुखीराम का अंत बुधई की आत्मा को शांति देता है, क्योंकि वह समाज का कल्याण नहीं कर पाया। सुखीराम ने पद का दुरुपयोग किया, उसमें बुराइयों को छुपाने का प्रयास किया और उसके लिए उसने अलग अलग तिकड़म किए। राही मासूम रजा ने विभाजन से पहले और बाद की यथार्थ स्थिति का वर्णन किया है। विभाजन के पहले जमींदारी और बाद में भ्रष्ट राजनेता हमारे देश को खा गए। विकास के नाम पर प्रशासन भ्रष्ट हो गया, नेता अवसरवादी हो गए, जीवन मूल्यों का हनन होने लगा। रह गया तो बस वह नीम का पेड़ की कहानी। अंत बुधई के इस वाक्य को पूर्णतः चरितार्थ करता है, काश हम अपने अरमानों का पेड़ लगाए हो न होते। राही मासूम रजा के सभी उपन्यासों में विभाजन की विभीषिका के दर्शन होते हैं। वे सशक्त, जागरूक और सक्रिय लेखक है। थैंक यू, धन्यवाद।